साक्ष्य की परिभाषा और उसके प्रकार, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है। चाहे आपका बिहार हो, यूपी हो, जे हो, आपका अलग अलग भी इसमें क्वेश्चन आपका बना है, मैं बता रहा था। और इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, ज़्यादा चांस आपका परिस्थिति जन साक्ष्य जो बताया गया आपका लास्ट में लिखवाया गया, उस पर क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस रहता है। वैसे यूपी में आपका मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य बना है कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को बताइए। अगला क्वेश्चन बनाइए भाई, प्रश्न बनाइए तो, विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य को परिभाषित करते हुए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य को परिभाषित करते हुए इसमें अंतर बताइए। विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य को परिभाषित करते हुए इसमें अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, हेडिंग डाल लीजिए विवादक तथ्य। विवादक तथ्य, लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में विवादक तथ्य को निर्वचित करते हुए, इंटरप्रेट कहा जाता है, विवादक तथ्य को निर्वचित करते हुए यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि के बाद कामा दीजिए, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है। विवादक तथ्य से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत आता है। आता है के बाद आप पढ़ी पाए देकर वह लाइन छोड़ दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वह लाइन छोड़ देना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। लिखिए, ऐसा कोई भी तथ्य, ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले से ही, ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले से ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से ऐसे अधिकार दायित्व या निर्योग्यता, ऐसे अधिकार दायित्व या निर्योग्यता, कामा दीजिए, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। प्राख्यान मतलब डिमांड करना, मांग करना, और प्रत्याख्यान माने डिनाई या इनकार करना।
प्रत्याख्यान किया गया है, कामा दीजिए, अस्तित्व अनस्तित्व, अस्तित्व के बाद कामा दीजिएगा, अस्तित्व माने मौजूद होना, कामा दीजिए अनस्तित्व यानी कि मौजूद नहीं होना, प्रकृति यानी कि उसका नेचर क्या है, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है, उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। फुल स्टॉप देके पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए स्पष्टीकरण, एक्सप्लेशन या स्पष्टीकरण। लिखिए जब कभी कोई न्यायालय स्पष्टीकरण हेडिंग डालने के बाद पैराग्राफ चेंज कर दिया जाता है। लिखिए जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के यानी कि वर्तमान समय में लागू विधि के, तत्समय प्रवृत्त का मतलब हुआ जो प्रेजेंट टाइम में जो कानून क्या हो लागू, तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान यानी कि डिमांड या डिनाई, प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य है। हेडिंग डालिए दृष्टांत या इलस्ट्रेशन, हेडिंग डाल लीजिए इलस्ट्रेशन या दृष्टांत। लिखिए ख की हत्या का क अभियुक्त है, जो नाम लिखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में घे, नहीं वो फ्रीक्वेंसी हो। लिखिए भाई आगे, ख की हत्या का क अभियुक्त है यानी कि क पर इल्जाम है कि उसने ख की हत्या की, इसका मतलब ये हुआ ख की हत्या का क अभियुक्त है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। निम्नलिखित तथ्य माने बातें, निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं
फर्स्ट लिखिएगा यह की कौने ख की मृत्यु कारित की, यह की फर्स्ट आपका लिखिए या वन, यह की कौने ख की मृत्यु कारित की। सेकेंड लिखिए यह की ख की मृत्यु कारित करते समय क चित्त विकृत था, यह की ख की मृत्यु कारित करते समय क अनसाउंड माइंड यानी कि चित्त विकृत था। और भी दिए गए हैं, इसको दो ही तक सीमित रखा जाए। बेरेक में 4-5 दिया गया है लेकिन दो उदाहरण पर्याप्त हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए किसी भी तथ्य को किसी भी तथ्य को विवादक तथ्य तभी कहा जाएगा, विवादक तथ्य तभी कहा जाएगा जब जब उस तथ्य के बारे में पक्षकारों में मतभेद हो, जब उस तथ्य के बारे में पक्षकारों में मतभेद हो, तथा वह तथ्य इतना महत्व रखता है कि तथा वह तथ्य इतना महत्व रखता है कि उसी पर पक्षकारों के उसी पर पक्षकारों के अधिकार दायित्व या निर्योग्यता अधिकार दायित्व या निर्योग्यता निर्भर करता है निर्भर करता है। इसके सिद्ध हो जाने पर, इसी लाइन में लिखिएगा फुल स्टॉप देकर, इसके सिद्ध हो जाने पर यानी कि प्रमाणित या प्रूफ, इसके सिद्ध हो जाने पर न्यायालय निर्णय दे सकता है इसके सिद्ध हो जाने पर न्यायालय निर्णय दे सकता है यह किसी वाद या कार्यवाही की आधारशिला होते हैं, माने क्रोड कह सकते हैं। यह किसी वाद या कार्यवाही की आधारशिला होते हैं। इसके अभाव में इसके अभाव में न तो सुनवाई की आवश्यकता है और न ही साक्ष्य की। इसके अभाव में न तो सुनवाई की आवश्यकता है और न ही साक्ष्य की। फिर पैराग्राफ चेंज करिए। इनका निर्धारण मौलिक विधि तथा अभिवचन संबंधी विधि के इनका निर्धारण
लिखिए आगे भाई, देखिए वाक्य लास्ट बोलिए तो। अभिवचन संबंधी विधि के माध्यम से किया जाता है। अगला लिखिए इसी में। सिविल मामलों में इसका निर्धारण, सिविल मामलों में इसका निर्धारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, सिविल मामलों में इसका निर्धारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 के तहत 14 के आदेश 14 के तहत, जबकि आपराधिक मामलों में, जबकि आपराधिक मामलों में अभियुक्त पर लगे आरोप को विवादक तथ्य कहते हैं। अभियुक्त पर लगे आरोप को विवादक तथ्य कहते हैं। हेडिंग डालिए दूसरा आपका सुसंगत तथ्य। अगला हेडिंग डालिए आपका भाई विवादक तथ्य पर अलग से टिप्पणी भी बनती है। आपका अलग से ही बन जाता है, तो अलग से बने तो इतना ही लिख कर बस कर देना है। और लिखिए अगला सुसंगत तथ्य। लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में सुसंगत को निर्वचित करते हुए, तथ्य न डालिएगा, सुसंगत को निर्वचित करते हुए यह कहा गया है कि, सुसंगत को निर्वचित करते हुए यह कहा गया है कि के बाद आप कामा देकर लिखिएगा। एक तथ्य दूसरे से सुसंगत तब कहा जाता है, एक तथ्य दूसरे से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के, जबकि तथ्यों से सुसंगत, जबकि तथ्यों से सुसंगति से, फिर एक बार, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में, उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से, निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से वह उस दूसरे तथ्य से संसक्त है, किसी भी प्रकार से वह उस दूसरे तथ्य से संसक्त है, माने कोरिलेट है, यानी कि जुड़ा हुआ है, संसक्त है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सुसंगत तथ्य स्वयं विवादक नहीं होते। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सुसंगत तथ्य स्वयं
विवादक नहीं होते, किंतु विवादक तथ्यों के किंतु विवादक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व की संभावनाओं को अस्तित्व या अनस्तित्व की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं। दो या दो से अधिक तथ्य दो या दो से अधिक तथ्य परस्पर इस प्रकार जुड़े हों कि उनका जुड़ाव इस अधिनियम की धारा 5 से 55 तक में इस अधिनियम की धारा 5 से 55 तक में आ जाए 5 से 55 तक में आ जाए। इन्हें विधिक रूप तथा तार्किक रूप दोनों से सुसंगत माना जाता है। इन्हें विधिक रूप तथा तार्किक रूप ऐसे भी लिख सकते हैं। इन्हें विधिक तथा तार्किक रूप दोनों में 2 बार रिपीट हो गया। इन्हें विधिक तथा तार्किक दोनों दृष्टिकोण से रेलेवेंट माना जाता है। इन्हें फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाता है। इन्हें फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाता है, अर्थात इन्हें फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाता है अर्थात ये साक्ष्य संबंधी तथ्य होते हैं। अर्थात ये साक्ष्य संबंधी तथ्य होते हैं तथा इनका अभिवचन में उल्लेख किया जाना तथा इनका अभिवचन में उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होता। इनका अभिवचन में उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एलेस्टेशन या दृष्टांत। दृष्टांत लिखिए क पर आरोप है कि उसने ख को लूटा। क पर आरोप है कि उसने ख को लूटा। तो लिखिए क पर
आरोप है कि उसने ख को लूटा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसमें निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हो सकते हैं। इसमें निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हो सकते हैं। इसमें निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हो सकते हैं। लिखिए फर्स्ट, यह कि क को लूटने के स्थान पर जाते हुए देखा गया। यह कि क को लूटने के स्थान पर जाते हुए देखा गया। तो भाई ये पूर्ववर्ती आचरण में आएगा सेक्शन 8 में, यानी कि घटना के पहले का कंडक्ट। सेकंड लिखिए, यह कि सेकंड, यह कि लूट के पश्चात क फरार हो गया था। यह कि लूट के पश्चात क फरार हो गया था। ये उसका पश्चातवर्ती आचरण में आएगा सेक्शन 8 में। हेडिंग अगला डालिए, विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य में अंतर। हेडिंग डालिए, फैक्ट इन इशू तथा रेलेवेंट फैक्ट में डिफरेंस, यानी कि विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य में अंतर। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य में अंतर निम्नलिखित हैं। विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य में अंतर निम्नलिखित है। पहला लिखिए, चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं, 2 खाना बनाकर ऐसे आपका ऐसे चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं। इधर आपका विवादक तथ्य और इधर आपका सुसंगत तथ्य। लिखिए पहला अंतर, ये भी आपका मेंस में आ चुका है क्वेश्चन आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखिए पहला, विवादक तथ्य वाद की विषय वस्तु से संबंधित होता है। विवादक तथ्य वाद की विषय वस्तु से संबंधित होता है। कामा दीजिए, जिनके अवधारित हो जाने पर, जिनके अवधारित हो जाने पर न्यायालय निर्णय दे सकता है। जिनके अवधारित हो जाने पर न्यायालय निर्णय दे सकता है। विवादक सुसंगत तथ्य में लिखिए, सुसंगत तथ्य स्वयं विवादग्रस्त नहीं होते। सुसंगत तथ्य स्वयं विवादग्रस्त नहीं होते। इनके आधार पर, इनके आधार पर विवादक तथ्यों के अस्तित्व, इनके आधार पर विवादक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का, अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। अस्तित्व या अनस्तित्व का
अनुमान लगाया जाता है। दूसरा अंतर लिखिए, विवादक तथ्य किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का। दूसरा अंतर लिखिएगा, विवादक तथ्य किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का आवश्यक तत्व होता है। आवश्यक तत्व होता है जिसका एक पक्षकार प्राख्यान करता है। जिसका एक पक्षकार प्राख्यान करता है जबकि दूसरा पक्षकार प्रत्याख्यान करता है। जिसका एक पक्षकार प्राख्यान करता है जबकि दूसरा पक्षकार प्रत्याख्यान करता है। सुसंगत तथ्य में लिखिए, सुसंगत तथ्य किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता। सुसंगत तथ्य किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का आवश्यक तत्व नहीं होता। आवश्यक तत्व नहीं होता। तीसरा अंतर लिखिए, विवादक तथ्य को प्रधान तथ्य कहा जाता है। तीसरा अंतर लिखिए, विवादक तथ्य को प्रधान तथ्य कहा जाता है। सुसंगत में लिखिएगा, सुसंगत तथ्य को सहायक तथ्य कहा जाता है। प्रश्न बनाइए अगला। ये अंतर बताया जा रहा था ना। हाँ, केस नहीं है इसमें। नहीं नहीं, इसमें जो लिखवाया जा रहा है केस नहीं, आगे केस आएगा। जहाँ केस रहेगा वहीं तो लिखेंगे केस, ये समस्या है। अगला लिखिए, 3 हुआ था ना। चौथा लिखिए भाई अंतर, विवादक तथ्य न्यायालय द्वारा, विवादक तथ्य न्यायालय द्वारा अभिवचन के आधार पर, माने प्लीडिंग के आधार पर। चौथा लिखिए अंतर, विवादक तथ्य न्यायालय द्वारा अभिवचन के आधार पर विरचित किए जाते हैं, माने निकाले जाते हैं, विरचित किए जाते हैं। सुसंगत तथ्य में लिखिए, सुसंगत तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य अधिनियम की धारा, सुसंगत तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से लेकर 55 तक में दिया गया है। 6 से लेकर आपका 55। ये रेलेवेंट फैक्ट है, उचित या सुसंगत। एक और अंतर लिखिए भाई, किताब में तो 2 ही अंतर मिलता है, आपका 3, लेकिन आपका कंपटीशन के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखवाते समय आईपीसी में भी लिखवाया गया था अंतर। 4 अंतर था तो उसको 10 लिखवाया गया, 9 10।
उसी प्रकार अंतर आपको बढ़ाना पड़ेगा कंसेप्ट के आधार पर। लिखिए अगला, विवादक तथ्य को फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है। तो विवादक तथ्य को फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है। सुसंगत तथ्य का लिखिए, सुसंगत तथ्य को फैक्टा प्रोबेंसिया कहा जाता है। सुसंगत तथ्य को फैक्टा प्रोबेंसिया कहा जाता है। अगला अंतर लिखिए, विवादक तथ्य का अभिवचन में उल्लेख करना आवश्यक है। ये सीपीसी से गवर्न हो रहा है, आदेश 6 से। आदेश 6 के नियम 2 में जो सिद्धांत हैं मैं बताया था, लीडिंग के सिद्धांत, वहां से गवर्न करना है। लिखिए, विवादक तथ्य, वाक्य बोलिए तो, हाँ, विवादक तथ्य का अभिवचन में उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। अब सुसंगत में लिखिए, सुसंगत तथ्य का अभिवचन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। सुसंगत तथ्य का अभिवचन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। और यहाँ से भी देखिए अलग अलग भी क्वेश्चन बने हैं यूपी में और इत्यादि में, वो भी मॉडल बना दिया जाए कि निम्नलिखित पर आपका टिप्पणी लिखिए। दे दिया विवादक तथ्य, तो केवल विवादक तथ्य तक लिखेंगे। सुसंगत दे तो जितना सुसंगत हेडिंग डलवा कर लिखवाई गई है केवल उतना। और अंतर पूछे तो परिभाषा न देते हुए डायरेक्ट ये 5-6 क्या बताइए अंतर, जितना पूछे आपको उतना ही लिखना है। इसके बाद आइए आपका चला जाए सेक्शन 4 से क्वेश्चन। पिछली बार भी जे में फुल क्वेश्चन आया था आपका प्रिजम्पशन के बारे में। प्रश्न बनाइए, उपधारणा को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, अलग अलग भी बनता है, हम अलग अलग तोड़कर लिखवाएंगे और उसको बता देंगे कि कहाँ से लिखना है, कितना अगर आए तो। हेडिंग डालिए, प्रश्न बनाइए, उपधारणा को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करिए। तथ्य तथा विधि की उपधारणा में अंतर बताइए। तथ्य तथा विधि की उपधारणा में अंतर बताइए। हेडिंग डालिए, पहला उपधारणा की परिभाषा। हेडिंग डालकर हम लिखवा रहे हैं, जो पूछे उतना ही लिखना है। इसमें 3 क्वेश्चन समाहित हैं एक में, अलग अलग हम हेडिंग डालकर लिखवा रहे हैं। देखिए, उपधारणा या उपधारणा की परिभाषा लिखिए, विधि का न्यायालय न्यायिकतः कार्य करने हेतु आबद्ध है। विधि का न्यायालय न्यायिकतः कार्य करने हेतु आबद्ध हैं। वह अनुमानों पर कार्य नहीं करता। वह अनुमानों पर कार्य नहीं करता।
लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। उपधारणाएं इस नियम का अपवाद हैं। उपधारणाएं इस नियम का अपवाद हैं। जहां विधि न्यायालय को अनुमान करने या न करने का प्राधिकार देती हैं। अनुमान करने या न करने का प्राधिकार देती हैं। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए। उपधारणा शब्द को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पहले तो कॉन्सेप्ट बनाया गया, उसके बाद अब उपधारणा की परिभाषा लिखवानी है। उपधारणा शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और तपाक से लोग बता देते हैं कि परिभाषित हैं, जबकि उपधारणा शब्द परिभाषित नहीं है, प्रकार परिभाषित है। आपका अभी हम प्रकार पर आएंगे। देखिए, उपधारणा शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक प्रकार का अनुमान होती है। यह एक प्रकार का अनुमान होती है जो किसी एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व माने मौजूद होना या मौजूद न होना, अस्तित्व या अनस्तित्व का विश्वास करती हैं। वाक्य बोलिए तो कहीं। अस्तित्व या अनस्तित्व में होने का, तो एक शब्द छूटा है। अस्तित्व या अनस्तित्व में होने का, अस्तित्व या अनस्तित्व के बाद लिख लीजिएगा, में होने का विश्वास करती है। ऐसा विश्वास सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। ऐसा विश्वास सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। रसेल महोदय के अनुसार, हेडिंग डाल लीजिएगा, विद्वान है, इनकी परिभाषा एक सपोर्ट करानी है। रसेल महोदय के अनुसार ये विद्वान हैं, ये उपधारणा को परिभाषित करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर, किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान कर लेना ही, किसी एक तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का
अनुमान कर लेना ही उपधारणा कहलाती है। उपधारणा कहलाती है। यह उपधारणा, इसी लाइन में लिखिएगा, यह उपधारणा पूर्व अनुभवों और तथ्यों के संबंधों के आधार पर की जाती है। यह उपधारणा पूर्व अनुभवों और तथ्यों के संबंधों के आधार पर की जाती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपधारणा दो प्रकार की, उपधारणा के प्रकार, हेडिंग डालिए, पैराग्राफ चेंज करना है। काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन, यानी कि उपधारणा के प्रकार। लिखिए, मुख्यतः उपधारणा दो प्रकार की होती है। मुख्यतः उपधारणा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट लिखिए, तथ्य की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। फर्स्ट लिखिए तथ्य की उपधारणा, और सेकंड लिखिए विधि की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब हेडिंग डाल लीजिए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। भाई प्रकार पूछे तो यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि हेडिंग मैं लिखवा रहा हूँ अलग अलग। हेडिंग डाल लीजिए, तथ्य की उपधारणा। लिखिए, आप लिख करके लिख लीजिएगा, तथ्य की उपधारणा को प्राकृतिक उपधारणा, तो दो तीन शब्द और लिखिए, नेचुरल प्रिजम्पशन कहा जाता है। प्राकृतिक उपधारणा या स्वाभाविक उपधारणा, स्वाभाविक या नेचुरल प्रिजम्पशन भी कहा जाता है, या फैक्ट का प्रिजम्पशन, प्राकृतिक या नैसर्गिक भी कहा जाता है। नैसर्गिक, चाहे प्राकृतिक आए, नैसर्गिक आए, तथ्यात्मक आए, घबराना नहीं है, सब तीनों बातें एक ही हैं। लिखिए इसमें, तथ्य की उपधारणाएं वे अनुमान हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तथ्य की उपधारणाएं वे अनुमान हैं जो स्वाभाविक रूप से, तथ्य की उपधारणाएं वे अनुमान हैं जो स्वाभाविक रूप से, कामा दीजिए, तर्क के आधार पर, तर्क माने रीजनिंग के आधार पर, तर्क के आधार पर, कामा दीजिए, प्रकृति के अनुक्रम में, प्रकृति के अनुक्रम में, फिर कामा दीजिए, मानव मस्तिष्क की रचना से, मानव मस्तिष्क की रचना से, फिर कामा दीजिए, मानव कृत्य के स्रोतों से, मानव कृत्य के स्रोतों से, फिर कामा दीजिए, समाज की प्रथाओं एवं आदतों से, समाज की प्रथाओं एवं आदतों से, विधिक नियमों की सहायता के बिना, विधिक नियमों की सहायता के बिना निकाले जाते हैं। विधिक नियमों की सहायता के बिना
निकाले जाते हैं। ये उपधारणाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में, ये उपधारणाएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में उपधारणा कर सकेगा, यानी कि मे प्रिज्यूम, सिंगल इन्वर्टेड काम में घेर दीजिएगा, उपधारणा कर सकेगा, ये थोड़ा सिंगल इन्वर्टेड काम में घेर दीजिएगा, उपधारणा कर सकेगा के संबंध में है। इसी को आपका तथ्य के जहां भी आ जाए शब्द मे प्रिज्यूम, ये मानकर चलिए कौन सी उपधारणा है, तथ्य की। अब इसी को लिखना है और इसमें कम से कम एक उदाहरण सेट करना है। भाई 2-3 उदाहरण तो लिखिए, आपका पैराग्राफ चेंज करिए, हेडिंग डालिए उपधारणा कर सकेगा। इसी को तथ्य की उपधारणा कहते हैं। हेडिंग अब डाल लीजिए मे प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार कामा देकर लिखेगा, जहां कहीं इस अधिनियम में, जहां कहीं इस अधिनियम में उपबंधित है कि माने प्रावधानित है, दिया गया है, जहां कहीं इस अधिनियम में उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को सिद्ध हुआ मान सकेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को सिद्ध हुआ मान सकेगा, यदि तथा जब तक, यदि तथा जब तक कि वह असिद्ध नहीं किया जाता है, यदि तथा जब तक वह असिद्ध नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसा अनुमान करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं होता। तो आप व्याख्या 3-4 लाइन लिखिए, ऐसा अनुमान करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं होता, अनुमान न लगाकर न्यायालय सबूत की मांग कर सकता है। अनुमान माने वही उपधारणा, अनुमान न लगाकर न्यायालय सबूत की मांग कर सकता है। यदि न्यायालय ने अनुमान लगा लिया हो, यदि न्यायालय ने अनुमान लगा लिया हो, तब ऐसा अनुमान सदैव खंडनीय होता है। यदि न्यायालय ने
अनुमान लगा लिया हो, तब ऐसा अनुमान सदैव खंडनीय होता है। माने विपक्षी हमेशा पावर रहेगा कि इस अनुमान को गलत साबित कर दे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस अधिनियम की धारा 86, 87, इस अधिनियम की धारा 86, 87, 90, 90A, 90, 90A, 113A, 114 इत्यादि, 100 कैपिटल ए लिखिएगा, 113A, 114 इत्यादि में इसका प्रावधान किया गया है। अब कम से कम आपका एक उदाहरण कोई देंगे, सभी धाराओं का नहीं। तो जो आपको उदाहरण याद हो वही उदाहरण दीजिएगा। एक उदाहरण कोई लिखवा जाए। 114 का ही दृष्टांत देखिए, या 90 का भी लिख सकते हैं, 90 भी महत्वपूर्ण है। लिखिए, लिखिए आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90, दो उदाहरण लिखवा दे रहे हैं। लिखते समय आप कम कर सकते हैं भाई, कम से कम एक दृष्टांत दीजिएगा। दो मैं लिखवा दे रहा हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 में इसका उत्तम दृष्टांत दिया गया है। इसका उत्तम दृष्टांत दिया गया है। यदि 30 वर्ष पुराना दस्तावेज, यदि 30 ईयर, यदि 30 वर्ष पुराना दस्तावेज उचित अभिरक्षा से निकालकर, प्रॉपर कस्टडी, उचित अभिरक्षा से निकालकर न्यायालय में पेश किया गया हो, पेश किया गया हो, तब न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि, तब न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा कि वह दस्तावेज सही है। लगा सकेगा, बाध्य नहीं है, याद रखिए। लगा सकेगा कि वह दस्तावेज क्या है, सही है। बाध्य नहीं है, उसका क्या है, अनुमान न लगाकर जो पक्षकार दस्तावेज पेश करता है उससे साक्ष्य की क्या कर सकता है, मांग। बाध्य नहीं है। दूसरा उदाहरण लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इस अधिनियम की धारा 114 का दृष्टांत ए, इस अधिनियम की धारा 114 का 114 का एलेस्टेशन ए, स्मॉल ए लिखिएगा, यहाँ स्मॉल ए लिखना है। ए भी इसका उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ए भी इसका उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार, कामा देकर लिखेगा, न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि, वही चुराया हुआ माल कई बार बताया भी गया है। न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि चुराए हुए माल पर, स्टोलन प्रॉपर्टी कहा जाता है, न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का, जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है,
कामा दीजिएगा। जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, फिर कामा दीजिए, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। अगला हेडिंग डालिए आपका विधि की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तथ्य की उपधारणा समाप्त हो गई। अगला लिखिए प्रकार, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की उपधारणा। इसको लिखिए थोड़ा आप लिख करके दूसरी भाषा में भी। अप्राकृतिक उपधारणा, अप्राकृतिक उपधारणा, अननेचुरल प्रिजम्पशन कहा जाता है, या कृत्रिम उपधारणा, बनावटी, आर्टिफिशियल, कृत्रिम उपधारणा, या अस्वाभाविक उपधारणा, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उपधारणा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। विधि की उपधारणाएं ऐसा नियम है विधि की उपधारणाएं ऐसा नियम है जिनके अंतर्गत जिसके अंतर्गत न्यायालय किसी विशेष परिस्थिति में, न्यायालय किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष अनुमान करने के लिए बाध्य होता है। न्यायालय किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष अनुमान करने के लिए बाध्य होता है। ये मानव अनुभव से निकाले गए अनुमान होते हैं। ये मानव अनुभव से निकाले गए अनुमान होते हैं। यह दो प्रकार का होता है। माने विधि की उपधारणा कितने प्रकार की? दो प्रकार की। यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखिए, विधि की खंडनीय उपधारणा, जिसका जिसका विरोध किया जा सके, खंडन किया जा सके। फर्स्ट लिखिएगा विधि की खंडनीय उपधारणा, और सेकंड लिखिएगा विधि की अखंडनीय उपधारणा। फर्स्ट में लिखना है विधि की खंडनीय उपधारणा, सेकंड में विधि की अखंडनीय उपधारणा। यानी कि विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, एक खंडनीय और एक अखंडनीय। ना पूछा जाता है भाई, इसमें कोई शक थोड़े है। इतना डिटेल में इसीलिए लिखवाया जा रहा है कि ये प्री के लिए भी काम करेगा, मेंस के लिए भी। बीच बीच में आपका कॉन्सेप्ट भी बनाया जा रहा है भाई। लिखवाते समय भी कोई अगर न समझ में आए वाक्य, तो आप एक बार इशारा करिए, बताया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। वैसे मैं खुद ही बता दे रहा हूँ बहुत डिटेल में, बीच बीच में भी लिखवाते समय भी। उसको लिखिए, हेडिंग डालिए विधि की खंडनीय उपधारणा।
अब इसको कम से कम एक पेज में लिखना पड़ेगा। हेडिंग डालिए विधि की खंडनीय उपधारणा। लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में उपधारणा करेगा, यानी कि शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा शब्द विधि की खंडनीय उपधारणा से संबंधित हैं। विधि की खंडनीय उपधारणा से संबंधित हैं। इसके अनुसार कामा देकर लिखिएगा, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को सिद्ध मानेगा, माने साबित मानेगा, प्रूफ, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को सिद्ध मानेगा यदि और जब तक वह असिद्ध नहीं कर दिया जाता है, यदि और जब तक वह असिद्ध नहीं कर दिया जाता है।